नमस्कार। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान उदय में। और आशा करती हूँ आप सभी अपने घर में सुरक्षित होंगे और सभी अपने कामों को सुचारू रूप से कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। और स्वस्थ और खुश रहना भी चाहिए, ये जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो कारक है हमारी सफलता का, वो होता है कि अपने ऊपर विश्वास रखना। ठीक है, तो अपने ऊपर विश्वास रखिए और इसी तरह से स्टडीज़ को करते चलिए। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही हो उसको ट्रिक लगा कर लर्न कीजिए, लेकिन पढ़िए, सब कुछ डीपली पढ़िए और अच्छे से समझ समझ के पढ़िए। आशा करती हूँ आपको मेरे वीडियोस भी पसंद आ रहे होंगे और वीडियोस में जो भी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ लर्न भी हो रही होंगी। लेकिन अगर कहीं से भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो जैसा कि हिंदी साहित्य की श्रृंखला में आप सभी को पता है कि आज का जो टॉपिक है, हम इस समय आदिकाल जो है पढ़ रहे हैं, आदिकाल का अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन आदिकाल में कई टॉपिक्स मैंने जो करवा दिए हैं, तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो है पृथ्वीराज रासो। देखिए, इसमें 2-4 टॉपिक्स बचे हैं। आदिकाल में लगभग कंप्लीट हो चुका है। पृथ्वीराज रासो मैं आपको जो है इसका वीडियो आज दे ही रही हूँ। इसके बाद इसकी प्रामाणिकता का एक वीडियो दूंगी, क्योंकि अत्यंत क्वेश्चन इससे आते हैं। और टीजीटी में क्या पूछा जाता है इस टॉपिक से, मैं इसी वीडियो में आपको बता दूंगी। थोड़ी सी कुछ एडवांस चीज़ें हैं जो पीजीटी और नेट पे पूछी जाती हैं। टीजीटी में कुछ ऊपरी ऊपरी सतही पूछा जाता है, इतना नहीं पूछा जाता, तो मैं आपको बता दूंगी यहीं पर। तो चलते हैं आज के वीडियो में। लेकिन जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि पृथ्वीराज रासो के बारे में सभी हिंदी के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, चाहे वो नेट का हो या पीजीटी का हो। ठीक है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं फिर पृथ्वीराज रासो की तरफ। तो देखिए, पृथ्वीराज रासो जो है एक ऐसा महाकाव्य है, इसको अधिकतर विद्वानों ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना है। ठीक है, हालांकि कुछ विद्वानों ने नहीं भी माना है। कुछ कुछ विद्वान तो ऐसे भी थे जो इसको महाकाव्य नहीं मानते हैं। ठीक है, जैसे श्याम सुंदर दास ने इसे महाकाव्य नहीं माना। लेकिन ज़्यादातर एक आदर्श अगर देखा जाए तो इसको हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। ठीक है, ओवरऑल अगर हम बात करें तो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है ये। ठीक है, महाकाव्य है, 69 समयों में बटा हुआ है, बहुत बड़ा है, 2500 पृष्ठ का लिखा हुआ है ये। ठीक है, 2500 पन्नों का लिखा हुआ है, तो इसलिए ये बहुत बड़ा है, तो महाकाव्य तो माना जाएगा। और महाकाव्य की जो भी नियम होते हैं, जो भी प्रतिबद्धताएं होती हैं महाकाव्य से रिलेटेड, मैं आपको जब महाकाव्य पढ़ाऊंगी तब आपको बताऊंगी कि कोई भी काव्य महाकाव्य कैसे बनता है। तो उन पर कहीं ना कहीं ये खरा उतरता है। लेकिन कुछ विद्वानों ने इसका जो है इसकी आलोचना भी की है कि इसमें कुछ तत्व ऐसे हैं जो महाकाव्य को सिद्ध नहीं करते। तो कुछ महाकाव्य इसको मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर कुछ नहीं मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसको महाकाव्य मानते हैं। तो देखिए, पृथ्वीराज रासो जो है वो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है ओवरऑल अगर देखा जाए। इसके अलावा चंद्रवरदाई, ठीक है, ये चंद्रवरदाई कृत है। चंद्रवरदाई बहुत ही फेमस कवि, सब इनका नाम जानते हैं। तो चंद्रवरदाई के द्वारा ये लिखा गया है। इसका रचना काल जो है 1343 ईस्वी, एक सर्वमान्य जो रचना काल है वो 1343 ईस्वी का है। हालांकि इसके विषय में अलग अलग विद्वानों ने कुछ अलग भी मत दिए हैं। हो सकता है आपको किसी बुक में कोई और रचना काल भी मिल जाए, लेकिन ओवरऑल जो माना जाता है वो यही रचना काल माना जाता है, 1343 ईस्वी। ठीक है, ज़्यादातर बुक्स में आपको ये मिलेगा, कहीं कहीं ऊपर नीचे 1-2 साल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है समय। अब देखिए, ये समय क्या है, एक्चुअली जो नए स्टूडेंट्स होंगे उनको शायद पता नहीं होगा कि पृथ्वीराज रासो, जैसे आपने अगर आप रामचरितमानस पढ़ते हैं, तो रामचरितमानस को अगर हम देखें तो वो कांड में बटी हुई है। ठीक है, कुछ ग्रंथ जो है वो कांडों में बटे होते हैं, कुछ सर्गों में बटे होते हैं, है ना। तो प्रबंध काव्य ऐसे ही लिखे जाते हैं। तो ये जो पृथ्वीराज रासो था, ये चंद्रवरदाई ने इसको समय में बांटा था। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, समय। तो समय एक तरीके से पार्ट है इस महाकाव्य के। तो ये कितने हैं टोटल, 69 है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कितने समय हैं पृथ्वीराज रासो में, तो ये हैं 69। ओके, चलिए, तो ये हो गए। अब इसके बाद पृथ्वीराज चौहान, देखिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया है। पृथ्वीराज चौहान के जन्म से, यहाँ पर ये कर लीजिए, पृथ्वीराज चौहान के जन्म से। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के जन्म से मृत्यु पर्यंत संघर्ष तथा युद्ध की गाथा है। यानी पृथ्वीराज चौहान के जन्म से लेकर
और मृत्यु पर्यंत जो संघर्ष रहा उनकी लाइफ में, विभिन्न युद्धों का वर्णन, ये सभी जो है इसमें पूरा इसका वर्णन किया गया है चंद्रवरदाई के द्वारा। पृथ्वीराज रासो, एक्चुअली जो चंद्रवरदाई थे वो पृथ्वीराज रासो के बहुत ही अभिन्न मित्र थे, ठीक है, और बचपन से उनके मित्र थे, इसको बोलते हैं लंगोटिया यार। तो वो थे उनके, और उन्होंने हर जगह पृथ्वीराज का साथ दिया, यहाँ तक कि जो गौरी था उसको पराजित करने का जो विशेष श्रेय जो है वो चंद्रवरदाई को ही जाता है, ठीक है। अब कैसे पराजित हुए ये समझ, मैं आपको कथानक पढ़ाऊंगी इसका, तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल कुछ मुख्य बिंदु इसके जान लेते हैं, ठीक है, ऊपर ऊपर से। तो देखिए, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत संघर्ष तथा युद्ध की गाथा है। उसके बाद है 2500 पृष्ठों में लिखा हुआ है ये, ठीक। फिर है 72 प्रकार के छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये कि जो चंद्रवरदाई थे उन्होंने कितने छंदों का प्रयोग किया है, 72 प्रकार के छंद, ठीक है। 72, इसीलिए कुछ ऐसे तत्व हैं जिसकी वजह से ये महाकाव्य कहा गया। तो 72 प्रकार के छंदों में जो आपका जो शब्दालंकार में जो आता है वो अनुप्रास, शब्दालंकार में अनुप्रास और अर्थालंकार में यमक, ठीक है। तो इन दोनों जो अलंकारों का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मैं थोड़ा डीपली कुछ चीज़ें ऐसी बताती हूँ क्योंकि क्वेश्चन का कुछ पता नहीं होता कि कहाँ से निकाल के रख देते हैं, ठीक है। नेट में तो विशेषकर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और पीजीटी में। तो देखिए, हालांकि टीजीटी में तो कुछ सीधे सीधे क्वेश्चन, जैसे टीजीटी में क्वेश्चन क्या बनेगा, देखिए टीजीटी के हिसाब से ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसका रचना काल है, किसके द्वारा कृत है, इतना पूछा जा सकता है, ठीक है। अब ये 72 प्रकार के छंदों वाली बात ये टीजीटी में नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। इसका वीर रस और ये गौड़ रस ये सब पता होना चाहिए आपको टीजीटी वालों को, इससे ज़्यादा और कुछ इसमें नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर पीजीटी और नेट की बात करें तो थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर 72 प्रकार के छंदों में जो अर्थालंकार है, अर्थालंकार में से उन्होंने यमक अलंकार को अधिक महत्व दिया और शब्दालंकार में से अनुप्रास अलंकार को उन्होंने अधिक महत्व दिया, ठीक है। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद फिर आता है रस, ठीक है। तो रस, इस काव्य का प्रधान रस जो है वो वीर रस है, जबकि इसका गौड़ रस जो है वो श्रृंगार है। वीर रस वो होता है जो मुख्य रस होता है किसी भी महाकाव्य या काव्य का, और जो गौड़ रस है वो मतलब दूसरा है, यानी सेकंड, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रानी के साथ में जो भी वियोग और संयोग का वर्णन जो भी कुछ दिखाया गया इसमें वर्णित हुआ है पृथ्वीराज रासों में, तो वो सभी इसमें है। तो श्रृंगार में वियोग और संयोग ये सभी इसमें वर्णित है। इसके अलावा लेकिन अगर देखा जाए अधिकतर वीरता का वर्णन किया गया है। वैसे भी ये वीरगाथा काव्य का जो है एक रासो काव्य है, तो रासों में तो सब वीरगाथा ही आते हैं, सब वीरगाथाएं ही लिखी जाती हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो इसका प्रधान रस वीर रस है, जबकि गौड़ रस जो है वो श्रृंगार रस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रसों पर एक क्वेश्चन बनता है जो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ये बनता है, देखिए कि पृथ्वीराज रासों में नव रसों का वर्णन कौन से समय में किया गया है। पृथ्वीराज रासों में नव रसों का वर्णन कौन से समय में किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि नव रसों का वर्णन जो है वो समय 12, ठीक है। समय कौन सा है, 12। समय 12 में 358 और 359, ठीक है, 359 और 360 ये जो छंद हैं इनमें समय 12 के, इनमें नव रसों का वर्णन दिया है। ये बहुत बड़ी बात है कि 9 के 9 रस जो है उन छंदों में दिखाई देते हैं, ठीक है। ये एक बहुत ही जो है कहना चाहिए बहुत विद्वान जो कवि है वो ही ऐसा कोई कर सकता है जो बहुत अच्छे से छंद अलंकारों को जानने वाला हो। तो अगर देखा जाए तो ये आपको पता होने चाहिए कि कौन से समय में नवरसों का वर्णन किया गया। उसके बाद डॉक्टर नामवर सिंह जो थे, विद्वान थे डॉक्टर नामवर सिंह, उन्होंने चंद्रवरदाई को छंदों का राजा कहा है, ठीक है। तो छंदों का राजा क्यों कहा है, उसका रीज़न वही है। देखिए, तो 72 प्रकार के जब छंदों का प्रयोग किया है, ठीक है, तो न छंदों का राजा इसीलिए बोला जाता है, ठीक है। और इसके अलावा श्याम सुंदर दास जो थे, ये थोड़ा सा निगेटिव क्वेश्चन है कि श्याम सुंदर दास यानी कौन से ऐसे विद्वान थे जिन्होंने पृथ्वीराज रासों को महाकाव्य की श्रेणी में नहीं रखा। तो वो कौन थे, वो थे श्याम सुंदर दास, ठीक है। ये एक अलग से क्वेश्चन बनता है। तो ये कुछ बातें मैंने आपको मुख्य बिंदु बताए हैं पृथ्वीराज रासों के विषय में। अब मैं बताती हूँ
कि ये जो पृथ्वीराज रासो है, ठीक है, इसकी कुछ रूपांतरण मिले हैं, ठीक है। रूपांतर पर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आते हैं इसके रूपांतर पर। ओके, तो देखिए अब आते हैं रूपांतर पर, ठीक है। तो रूपांतर जो है पृथ्वीराज रासो के 4 रूपांतर मिले हैं, ठीक है। 4 रूपांतर। देखिए अब रूपांतर क्या है, देखिए ये जो कृति है पृथ्वीराज रासो, ये एकदम से मतलब पूरी कृति जो है हम कभी नहीं मिली है, ठीक है। अगर हम ये कहें कि पूरा 2500 पन्नों का जो लिखा गया था, ठीक है, तो और ये 2500 पन्ने जो है 2.5 महीने में लिखे थे पृथ्वीराज रासो ने, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए, तो पृथ्वीराज रासो ने जो ये महाकाव्य लिखा था, वो ऐसा नहीं हुआ कि पूरा पूरा का पूरा लिखा हुआ ऐसे ही मिल गया हो, ठीक है, ऐसा नहीं था। बल्कि इसकी लिपियाँ, इसकी प्रतिलिपि कहीं अलग अलग मतलब अलग अलग क्षेत्र में और अलग अलग समय पर मिली हैं, ठीक है। तो अब देखिए कैसे कैसे मिली हैं। सबसे पहले बृहद रूपांतर मिला। बृहद क्यों बोलते हैं इस, क्योंकि ये रूपांतर बहुत बड़ा है, इसमें बहुत अधिक पृष्ठ हैं, ठीक है, बहुत बड़ा है ये। तो सबसे पहले बृहद रूपांतरण जो है वो मिला, ये संवत 1750 के बाद जो भी लिपिबद्ध प्रतियां इसकी मिली, ठीक है। तो 1750 के बाद जो भी लिपि मिली हैं, 1750 से पहले कोई भी ऐसी प्रतियां जो हैं वो संग्रहित नहीं की गई थी, लेकिन 1750 के बाद ये जो है बृहद रूपांतर मिला, और इसमें 69 समय थे, इसीलिए माने जाते हैं 69 समय, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो छंदों की संख्या थी वो थी 16,306 छंद, ठीक है। टोटल छंद जो है वो 16,306 थे बृहद रूपांतर में। तो 16,306 छंद थे, ठीक है। लेकिन ऐसा है ना, छंद छंद क्या होते हैं, छंदों में भी छंद के फिर और प्रकार हो जाते हैं। एक तो छंद है, फिर छंदों के प्रकार होते हैं, फिर उन छंदों के भी कुछ प्रकार होते हैं, ऐसा होता है। तो टोटल मिलाकर इतने छंद जो है मिले हैं, ठीक है। लेकिन अगर मुख्य छंदों की बात करें तो 72 छंद माने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मध्यम रूपांतर में कितने क्या क्या है। मध्यम रूपांतर में 1723 से संवत से और 40 संवत तक की जो लिपिबद्ध प्रतियां मिली वो मध्यम रूपांतर में आती हैं, और अध्यायों का नाम जो है इसमें प्रस्ताव लिखा है, ठीक है। यानी 69 समय जो पहला रूपांतर था उसमें 69 समय यानी समय जो है माना गया इसके अध्यायों का नाम। लेकिन जो बाद में जो प्रतिलिपियां मिली उसमें अध्यायों का नाम प्रस्ताव दिया गया, ठीक है। ये एक्चुअली कई तरीके के रूपांतर इसके मिले हैं पृथ्वीराज रासो के, इसीलिए जो है बहुत सारे अपवाद निकल करके आए, बहुत से विद्वानों ने अलग अलग जो है बातें कहीं इनके रूपांतर को लेकर के, ठीक है। लेकिन जो आदर्श है, यानी कि जो सर्वमान्य है, जो ज़्यादा जो जिसको जो लोग ज़्यादा मानते हैं, वो बात आपको किताबों में लिखी होती है और वही बात बताई जाती है ना। तो चूंकि बृहद में 69 समय थे और समय यहाँ पर दिया था, तो समय ही आपको बताया जाता है। हालांकि मध्यम रूपांतर में अध्यायों का नाम जो है वो प्रस्ताव दिया हुआ था। और अगरचंद नाटा जो एक संग्रहकार हैं, एक साहित्यकार हैं, तो उनके पास ये सभी जो है मध्यम रूपांतर जो संग्रहित किया गया था, ठीक है। और इनके नाम से एक लाइब्रेरी भी है, ठीक है, उसी में सब संग्रहित है। उसके बाद लघु रूपांतर। लघु रूपांतर जो है वो 17वीं शताब्दी में लिपिबद्ध हुआ, ठीक है। लघु रूपांतर 17वीं शताब्दी में लिपिबद्ध हुआ था, ठीक है। और जो 17वीं शताब्दी में लिपिबद्ध हुआ, और ये बीकानेर के अनु पुस्तकालय में लिखा हुआ है, रखा हुआ है, और इसमें 19 सर्ग हैं। अब देखिए यहाँ पर सर्ग आ गया, ठीक है। तो 19 सर्ग हैं इसमें, और इसमें 3500 छंद हैं, ठीक है। इसमें 19 सर्ग हैं और 3500 छंद हैं। अब देखिए यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, चारों रूपांतर में अलग अलग बातें आपको दिख रही हैं, ठीक है। जबकि लघुत्तम रूपांतर जो लास्ट में मिला था वो अध्याय रहित है, यानी उसमें उसको कोई भी वो अध्यायों में बटा हुआ नहीं है, और उसमें टोटल 1300 छंद हैं। तो ये जो पृथ्वीराज रासो है ये अलग अलग रूपांतर में मिला है, और इस पर कई शोध आज भी चल रहे हैं और पहले भी हुए हैं शोध। और ये बात आज भी इस बात को लेकर विद्वानों में आज भी मतभेद है, ठीक है, कि ये रूपांतर जो मिले हैं वो पृथ्वीराज रासो
के ही हैं, चंद्रवरदाई द्वारा कृत हैं, या कुछ और हैं, या किसी और राजा का वर्णन है इसमें। कभी तो इसमें समय सीमा मेल नहीं खाती राजाओं की या फिर युद्धों की, ठीक है। कुछ घटनाओं का क्रम मेल नहीं खाता। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा वो होगा इसकी प्रामाणिकता को लेकर के। तो आप देख रहे हैं ना, 4 तरीके के रूपांतर मिले हैं, तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं रूपांतर को लेकर भी तरह तरह के अपवाद हैं। लेकिन ये आपको पता होने ज़रूरी है, ख़ासतौर से पीजीटी और नेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये बात पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज मैंने आपको जो मुख्य बातें थी पृथ्वीराज रासो के विषय में वो बताई। कल मैं पृथ्वीराज रासो का कथानक आपको बताऊंगी, ठीक है। कथानक बताऊंगी कि पृथ्वीराज रासो की कहानी कैसे कैसे चलती है, क्या हुआ था उसमें, किस तरह से लिखा गया है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे विद्वान थे जिन्होंने इसको अप्रमाणिक माना तो क्यों माना, प्रमाणिक माना तो क्यों माना, और अर्ध प्रमाणिक माना तो क्यों माना, और जो भी विद्वान थे जिन्होंने माना था उनकी ट्रिक्स आपको बताऊंगी। तो इस तरह से एक पृथ्वीराज रासो का एक पूरा जो हमारा कहना चाहिए एक पैकेज है पूरा, तो वो हमें कंप्लीट करना है, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। अभी भी देखिए पृथ्वीराज रासो के पिता का नाम आया था नवोदय के एग्ज़ाम में, सोमेश्वर, ठीक है। तो आपने देखा भी होगा जिन्होंने नवोदय का एग्ज़ाम दिया था। तो बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें निकल के आती हैं, वो डीप जब हम स्टडी करते हैं तभी समझ में आता है। तो मैं ऐसे आपको स्टडी करा रही हूँ कि अगर कोई भी डीप क्वेश्चन आता है तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अगर टीजीटी के हिसाब से सोचे तो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, ठीक है, उतनी काफ़ी है आपको जानना। लेकिन पीजीटी और नेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये पूरा वीडियो अच्छे से देख लें, और एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है एक वीडियो की, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप जो हैं आप देखिए, आप क्वेश्चंस निकाल कर देखिए, पृथ्वीराज रासो से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं बुक्स में आप जब निकाल कर देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इन्हीं में से मिलेंगे, ठीक है। तो आप लगातार देखते रहिए मेरे वीडियोस को, और नेक्स्ट वीडियो में आपको कथानक से संबंधित और प्रामाणिकता से संबंधित दूंगी पृथ्वीराज रासो। उसके बाद इस आदिकाल का जो हमारा टॉपिक है उसमें मैं आपको करीब 50 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी आदिकाल के, बोर्ड पर ही कराऊंगी। और उन 50 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें कम से कम उन 50 क्वेश्चन से ही 200 क्वेश्चन निकलेंगे, ठीक है। एक तरीके से पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, ठीक। कुछ क्वेश्चंस हैं, बाकी जितने रचना काल हो गए, कवि हो गए, रचनाएं हो गए, मैक्सिमम जो है सबकी ट्रिक्स मैंने आपको दे रखी है, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। बाकी जो भी ट्रिक्स बची हुई हैं 10-12 अभी रचनाएं ऐसी हैं जिनकी ट्रिक्स मैंने नहीं दी हैं, कुछ रचना काल की ट्रिक्स भी रह गई हैं, तो वो मैं आपको दे दूंगी। तो एक तरीके से आदिकाल हमारा ये मान के चलिए 2-3 दिन की और बात है, फिर ये ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं भक्ति काल की शुरुआत करूँगी, ठीक है। तो इस तरह से आप पढ़ते रहिए लगातार, और सेहत का ध्यान रखिए, और मुस्कुराते रहिए, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं कि आपको ज़रूर जो है सफलता मिलेगी। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मुझे कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।